हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज़ यूपीएससी। हम शिवानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कवर कर रहे हैं और ये हमारी 4th क्लास है। अब हार्डली एक क्लास और बची है जिसमें क्या है, हमारे सारे पीवाईक्यूज़ जो हैं ज्योग्राफी के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी, है ना। तो इस क्लास में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये पीवाईक्यूज़ क्यों लगा रहे हैं ना, क्योंकि इसे हमें पता है कि हम यहाँ पर सोर्स देख रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए आपको उनको फॉलो करना है। और इफ़ आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया कि हम जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो ये आपको नोट्स मिलेंगे हमारे कोरा कागज़ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में वायु के संचलन द्वारा स्थानांतरण किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी क्या है, सीधे वर्ड टू वर्ड आया है एनसीईआरटी से। ये साइड में मैंने सोर्स भी लगाया है। ठीक है, ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवेक्शन, प्रवहन। ठीक है, तो प्रवहन क्या होता है, तो जो प्रवहन है ना, ये ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहने वाली जो एयर है उसके द्वारा जो हीट या मॉइस्चर का क्या है, ट्रांसमिशन, वो कहलाता है। जैसा साइड में भी लिखा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो ये क्या है, एडवेक्शन कहलाता है। क्लियर, अब इसी का जस्ट हम पढ़ लेते हैं, क्या है, कन्वेक्शन देख लेते हैं। जो कन्वेक्शन होता है ना, इसमें हीट का जो ट्रांसमिशन है वो लिक्विड और गैस के ना वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर मूवमेंट द्वारा होता है। तो इनकेस यहाँ पर अगर हमसे पूछते कि जो हीट का अगर वर्टिकल मूवमेंट द्वारा जो है वो होगा ट्रांसमिशन, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा, वो हो जाता कन्वेक्शन। तो क्लियर हो गया होगा आपको, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो वो कन्वेक्शन मतलब संवहन, और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो वो है एडवेक्शन, इट मीन्स प्रवहन। ठीक है, अब हमने रेडिएशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसमिशन होता है ना, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है। क्या, वो रेडिएशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना, ये क्या है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है ना, वो विकिरण के द्वारा। ठीक है, तो ये विकिरण कहलाता है। और अपना कंडक्शन क्या होता है, चालन। ठीक है, कंडक्शन मीन्स चालन। तो इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन है ना, वो बिना पदार्थ के मतलब सब्सटेंस के अपनी प्लेस चेंज किए बिना होता है, तो वो कहलाता है क्या है, कंडक्शन। और ये किस में मिलेगा आपको, मेनली जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब ठोस पदार्थ, उसमें होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एडवेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑलिव रिडले कछुए के घोंसले मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ, ओडिशा कोस्ट में, ओडिशा तट पर। अब ऑलिव रिडले टर्टल देख लेते क्या है, तो ये ना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ना समुद्री कछुआ प्रजातियों में से एक है, ऑलिव रिडले कछुआ। और जो IUCN है ना, उन्होंने इस प्रजाति को ना अपनी रेड लिस्ट में वल्नरेबल, संकटग्रस्त क्या है, श्रेणी में भी इनको रखा है। अब जो ये ऑलिव रिडले टर्टल हैं, ये ओडिशा तट में तो मिलते हैं, इनके अलावा भी और फेमस प्लेसेस हैं। जैसे ये आ गया, अब उड़ीसा तट के अलावा और कोई भी प्लेसेस दे के पूछ सकता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मिलते हैं आपको, गहरमाथा बीच हो गया, फिर हो एक देवी रिवर माउथ है। ठीक है, और रुसिकुल्या, वहाँ पे भी आपको क्या है, ये देखने को मिलते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में आमतौर पर एल नीनो की घटना कितनी बार होती है। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे आया है, वर्ड टू वर्ड मतलब पूछा गया है 11th की एनसीईआरटी से। वहाँ पे क्लाइमेट वाला एक चैप्टर है, वहाँ से फर्स्ट पेज से ही वहाँ पे ऐसे
मतलब बॉक्स में दिया गया है ये एल नीनो एंड इंडियन मानसून, तो वहाँ से इसको पूछा गया है। तो जो राइट आंसर है, वंस एवरी 3-7 ईयर्स, प्रत्येक 3 से 7 वर्ष में क्या होता है, ये एक बार होता है एल नीनो की घटना। अब हम लोग देख लेते हैं कि एल नीनो होता क्या है। तो ये ना ओशियन पैसिफिक ओशियन के जो मेडिटेरेनियन वाला भाग है, भूमध्य रेखी भाग में ना समुद्र की सतह के जो तापमान है ना, टेम्परेचर के असमान फॉर्म में बढ़ने का क्या है, घटना है, वो क्या कहलाती है, एल नीनो। मतलब पैसिफिक ओशियन के भूमध्य रेखी भाग में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य मतलब रूप से बढ़ने की जो घटना है वो कहलाती है एल नीनो। ठीक है, अब ये क्या इफेक्ट डालती है, तो ये ना पूरे विश्व भर का जो वेदर है, क्लाइमेट है, उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि क्या है, ये जनरली हर 3 से 7 वर्ष में एक बार एल नीनो क्या होता है, विकसित होता है। अब ईयर तो हमने देख लिया, अगर ड्यूरेशन पूछ ले तो कि ये कब तक इफेक्टिव रहता है, तो जनरली 9 से 12 महीने, ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है समटाइम, लेकिन अगर एक वो देखें तो नॉर्मल रेशियो देख के चलें तो 9 से 12 महीने तक क्या रहता है, ये इफेक्टिव रह सकता है एल नीनो। अब इंडिया में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है एल नीनो का, तो ना भारत में ना एल नीनो के दौरान ना अक्सर मानसून जो होता है वो हमारा वीक पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, जिससे सूखा होगा, ड्रॉट की पॉसिबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने एल नीनो का ये क्वेश्चन सारी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, सबको नहीं बोल रही, करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्लगिंग, मतलब जुताई। ये देखिए हमने अपने नोट्स में भी इनको सारे स्टेप को क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, यहाँ पे कवर किया है। तो उसको क्या बोलेंगे, जुताई बोलते हैं। अब जो प्लगिंग होती है ना, ये फार्मिंग का ना फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी होता है, जुताई जो होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बुवाई होती है। बुवाई मतलब क्या, बीज बोने की प्रोसेस को बोलेंगे शोइंग, है ना। और सिंचाई क्या, भैया फसल को सिंचित करने के लिए इरिगेशन होता है। थ्रेसिंग क्या होती है, मतलब गहाई। तो गहाई क्या होती है कि कटाई हुई, उसके बाद जो अनाज है ना उसको भूसे में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है हमारी गहाई, मतलब थ्रेसिंग होती है। तो ये हमारा फार्मिंग से एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि के भीतर प्रवेश करने पर मुख्य रूप से क्यों कमजोर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी से लिया गया है, सीधे सीधे यहाँ पर है ना बताई गई हैं चीज़ें। तो क्यों वीक हो जा रहा है, तो रिड्यूस्ड सी सरफेस मॉइस्चर, मतलब समुद्र की सतह की नमी में कमी के कारण जो होता है, वो जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वीक हो जाता है। अब मैं ना इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब सबसे पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, मतलब उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, इसको जो एनर्जी है वो गर्म समुद्री जल के क्या है, वेपराइजेशन, जो बाष्पीकरण है, और उससे जो निकलने वाली लेटेंट हीट है, इट मीन्स गुप्त ऊष्मा, उससे मिलती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ये हो गया कि वेपराइजेशन से, उससे मिलने वाली हीट से मिल रही है। अब जब जो साइक्लोन है वो समुद्र से जमीन मतलब भूमि की ओर बढ़ेगा, तो जो उससे मिलने वाली जो वेपराइजेशन हो गई और जो मॉइस्चर हो गया, वो क्या होगा, उसकी जो टोटली क्या होगा, वो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो एक रीज़न ये हो गया कि क्या हो जाएगा, इससे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वीक पड़ जाए। अब एक और रीज़न क्या है कि अब हमको मॉइस्चर की कमी तो हो गई, साइक्लोन को हो गई। ठीक है, एक रीज़न है फ्रिक्शन भी। अब नमी की कमी के साथ साथ क्या है, भूमि पर बहुत सारे टोपोलॉजी स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे पेड़ हो गए, है ना, इमारतें हो गए, माउंटेन हो गए, उनके कारण क्या है, ये फ्रिक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, जिससे जो साइक्लोन है उसकी जो हवाएं हैं, विंड है, वो क्या हो जाती हैं, वो स्लो हो जाती हैं, और जो साइक्लोन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भूमि के भीतर प्रवेश करने पर मुख्य रूप से क्या है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये रीज़न्स हैं इसके। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत की एकमात्र कपी प्रजाति हुलाक गिवेन कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे उत्तर पूर्वी वन में, नॉर्थ ईस्ट जो फॉरेस्ट है ना वहाँ पाई जाती है। अब ये आपका होमवर्क है क्या कि आपको ये सर्च मतलब देखना है कि जो कपी प्रजाति है ये क्या कहलाती है। क्लियर? ये है। अब उत्तर पूर्वी फॉरेस्ट में भी कहाँ, तो वहाँ के जो वहाँ पाए जाते हैं घने जो सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, मेन स्टेट भी देख लेते हैं कि हो सकता है स्टेट भी पूछ ले नेक्स्ट टाइम। असम हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पे क्या है, इन वाले रीजन में ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के तट पर स्थित है? तो ये जो है ये मिलेंगे हमको ब्राह्मणी और वैतरणी रिवर के बीच में है ये। अब थोड़ा सा ये भितरकनिका नेशनल पार्क देख लेते हैं कि क्या फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ना स्पेशली जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गए, ऑलिव रिडले टर्टल हो गए, है ना, और जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं ये उनके लिए फेमस है। और यहाँ पर ना इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वहाँ ये यहाँ पे ये क्या है मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारतीय हिमालय का तिब्बती जंगली गधा भी कहा जाता है? ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के फॉर्म में, और ये देखिए ये क्वेश्चन ही आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कियांग। तिब्बतियन वाइल्ड एश किसको बोलते हैं? कियांग को बोलते हैं। ये ना जंगली गधे की ना सबसे बड़ी प्रजाति है। क्या? तिब्बती जंगली गधा जो तिब्बतियन वाइल्ड एश है ना। और कहाँ मिलते हैं? केवल लद्दाख में मिलते हैं ये, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत में सिंचाई के लिए गोदावरी नदी पर कौन सा बांध डैम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है श्री राम सागर डैम, SRSD है ना, श्री राम सागर डैम, पोचम डैम भी बोलते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन और NCERT से ही पूछे गए हैं। शुष्क एरिड क्षेत्र में पाई जाने वाली ज़ेरोफाइटिक वनस्पति किस वन प्रकार की विशेषता है? ठीक है, तो आपको ना हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्मोलॉजी भी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। अगर इफ़ कोई हिंदी मीडियम का है तो आप इंग्लिश में भी पढ़िए, ये वाले फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंग्लिश हिंदी दोनों पता होना चाहिए। तो जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है तो उसकी ये विशेषता है कि यहाँ पे ज़ेरोफाइटिक जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अब क्या होती हैं ज़ेरोफाइटिक वनस्पतियाँ? तो ये ना जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती हैं। तो कम वर्षा कहाँ होती है? जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो गया, बबूल, कीकर, कैक्टस आदि क्या है पौधे पाए जाते हैं किसमें? ज़ेरोफाइटिक वनस्पति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, मानसूनी वन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना मानसूनी वर्षा पर डिपेंड होते हैं। और जो शुष्क वेदर में क्या होता है, ड्राई वेदर में ये अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें ना मानसूनी वन या मानसूनी फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूखी मिट्टी के निचले हिस्सों में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या चीज़ें होती हैं? इसमें पाया जाता है कंकर या कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, CaCO3। क्यों होता है? अब जो ड्राई मिट्टी होती है मतलब सूखी मिट्टी, उसमें ना वेपराइजेशन क्या होता है अधिक होने के कारण, मतलब वाष्पीकरण अधिक होने के कारण जो नीचे की लेयर होती है उसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या है जमा होकर एक कंकर की परत बना देता है। तो उसका जमाव होता है कंकर, या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसका जमाव होता है। ठीक है, रीज़न ही बता दिया क्यों, वेपराइजेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ। भारत में चिकनी मिट्टी को काटते हुए बहते जल द्वारा बने गहरे चैनलों को कहा जाता है। तो इनको बोलते हैं रेवाइंस, बीहड़। आपने ये पढ़ा भी होगा MP में, चंबल वाले रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बीहड़ होते क्या है, जो बहता हुआ पानी है ना उसके द्वारा जो मिट्टी के कटाव से क्या होता है कि गहरी नालियां बन जाती हैं, उन्हीं नालियों को बोलते हैं रेवाइंस या बीहड़ बोले जाते हैं। ये समस्या मैंने बताया कौन से, चंबल वाले रीजन में, भिंड, मुरैना, श्योपुर हो गया, वहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में धात्विक खनिज भंडारों के प्राथमिक स्थान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से आया है, इसका सोर्स भी लगाया है। तो राइट आंसर जो है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना भारत के जो मैक्सिमम धात्विक खनिज हो गए, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, है ना, और भी हैं, तांबा हो गया, ये सब ना जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। अब मैं स्टेट भी बता दे रही हूँ, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक हो गया आदि, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों का, क्या पूर्वी तटीय दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल कोस्ट से। अब मैं बता देती हूँ, जो पूर्वी कोस्ट है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट है, वो ना दो पार्ट में डिवाइड है। जो इसका नॉर्थ पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है, फैला हुआ है। तो इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांटेदार वनों की वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है ना, एडॉप्टेशन इस कॉमन रूप से पाया जाता है? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? थॉर्न फॉरेस्ट प्लांट की, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेक्युलेंट स्टेम्स टू स्टोर वाटर, रसीले तने जिनमें पानी संचित होता है। अब हम थॉर्न फॉरेस्ट आगे ही पढ़ के आए हैं, क्या होता है ये? ड्राई और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पौधों में क्या है, पानी की कमी से ना बचने के लिए ये वाला जो है ना स्पेशल अडॉप्टेशन क्या है इसमें होता है। क्या होता है कि जो इन लोग क्या करते हैं कि जो रसीले तने हैं जिनमें पानी संचित होता है, तो ये इसका क्या है, एक फीचर है। जैसे कैक्टस हो गए, बबूल बबूल हो गए, खेजड़ी हो गए, तो ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं थॉर्न फॉरेस्ट के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेक्युलेंट स्टेम्स टू स्टोर वाटर। अब जैसे और भी ऑप्शन देख लेते, इसको ना आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली निकाल सकते थे आंसर। जैसे पत्तियां पूरे वर्ष गिरती रहती हैं, तो ये किसका फीचर है? तो ये फीचर है अपना जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, सदाबहार वन, उसका फीचर है। ठीक है, अब एपीफाइटिक जो वृद्धि है ये ना जो आर्द्र वर्षा वनों में पाई जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी देखिए, ये 2-3 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, लास्ट हमने क्लासेस में भी देखा था इसको। तो ये केरल के बैक वाटर्स से संबंधित है। क्लियर? इसका मैंने साइड में सोर्स भी लगाया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैक वाटर्स कयाल क्या होते हैं वो भी बताए थे, उनके इम्पोर्टेंस भी बताई थी। देखिए, एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च सौर विकिरण और उपलब्ध भूमि के कारण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास की उच्च संभावनाओं वाला माना जाता है? तो राइट आंसर अपना क्या है? पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान। ठीक है, अब क्यों, क्या रीज़न है कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला रीज़न है? पहला तो ये, यहाँ पे ना हाई सोलर इंसोलेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पे क्या होता है, वर्ष के अधिकांश दिनों में ना बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, और राजस्थान रीजन हो गया, ठीक है, प्राप्त होती है। तो वहाँ सोलर इंसोलेशन के लिए क्या है, बहुत अच्छा एरिया है वो हाई सोलर इंसोलेशन के लिए। और दूसरा है लैंड अवेलेबिलिटी, मतलब भूमि भी उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े पैमाने पर जो बंजर भूमि और अनयूजेबल भूमि भी अवेलेबल है। कहाँ? राजस्थान वाले रीजन में, जो कि वहाँ जिससे वहाँ पे हम बड़े बड़े सोलर पार्क स्थापित कर सकते हैं ना। तो इसलिए वो वाला रीज़न क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है या पॉसिबिलिटी वाला माना जाता है। कौन सा? पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, चरम सीमाओं की तुलना में मध्यवर्ती लक्षण प्रारूपों, फेनोटाइप का पक्षधर है? अब ये क्वेश्चन ना हो गया बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी बनेगा ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, और इजी है, पर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब सबसे पहले हमको इसका आंसर क्या है? स्टेबलाइजिंग, स्थायीकारी। राइट आंसर क्या है? स्थायीकारी है। अब क्या होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन की जो ये प्रोसेस है,
इसमें नेचर उन जीवों को प्राथमिकता देती है जिनमें ना औसत या इंटरमीडिएट गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, और ये दोनों ना एक्सट्रीम जो फेनोटाइप वाले जीवों को क्या है, क्या बोलेंगे, डिसरप्टिक या हतोत्साहित करता है। तो ये होती है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब और क्लियर होगा। मान लो एक बार्ड है, उसमें 20 बच्चे हैं, उनका जन्म हुआ मानव शिशुओं का। अब 10 जो है ना, या तो उनका वेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, और जो 10 हैं उनका ना औसत वजन है, मतलब अच्छा है, ठीक है, फिक्स वजन है। तो अब उन दोनों में से कौन से, जिनका वजन या तो कम है या बहुत अधिक है, उनकी तुलना में जो औसत वजन वाले शिशु हैं उनके जो बर्थ रेट बोले या जीवित रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। आप खुद नोटिस करेंगे, कम है तो कुपोषित, ज़्यादा है तो ओवरवेट, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे। लेकिन अगर औसत वजन है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, उनके जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो ये जो होता है ना, ये होती है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की प्रोसेस। क्लियर। अब एक आती है, एक और यहीं दिया है, डायरेक्शनल, दिशात्मक। इसमें क्या होता है ना कि केवल किसी एक फेनोटाइप, चरम फेनोटाइप का क्या है, ये पक्ष लेता है। कौन सा, डायरेक्शनल। कैसे याद रख सकते हैं, दिशा एक ही दिशा में जाओगे ना आप, या नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, वेस्ट जाओ, ईस्ट जाओ, तो किसी एक ही चरम फेनोटाइप का क्या है, ये पक्ष लेता है। किसमें, डायरेक्शनल में। फिर दूसरा आता है डिसरप्टिव। तो इसमें होता है ना, ये दोनों एक्सट्रीम फेनोटाइप का क्या है, ये पक्ष लेता है, और जो इंटरमीडिएट फेनोटाइप है उसको क्या कर देता है, हटा देता है। इन केस यहाँ पे क्वेश्चन बनता कि किस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन चरम सीमाओं की तुलना में मध्यवर्ती लक्षण प्रारूपों फेनोटाइप का पक्ष नहीं करता है, तो वहाँ राइट आंसर होता अपना विघटनकारी, डिसरप्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट फेनोटाइप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका पक्षधर क्या है, नहीं है, फेवर में उसके नहीं है। क्लियर। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉज पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी सीधे आया है हमारे एनसीईआरटी से, मैंने साइड में सोर्स भी लगाया है, यहाँ से कई क्वेश्चन आ गए इन लेयर्स से भी। अब सबसे पहले यहाँ पे एक टर्मोलॉजी दिख रही है आपको, ट्रोपोपॉज। ये क्या होता है, अब जो ये ट्रोपोपॉज है ना, ये ट्रोपोस्फियर, हमने लेयर्स पढ़ी थी, याद है आपको, तो इनमें से उन्हीं की बात चल रही है। तो ये ना जो ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के ने बीच में स्थित एक सीमा बोल दें या बाउंड्री लेयर होती है। कौन, ट्रोपोपॉज। तो ये कहलाता है ट्रोपोपॉज, और ये ना एक नेचुरल कैप या रूफ की तरह वर्क करता है, ये भी याद रखना, ट्रोपोपॉज। क्लियर हुआ, सबसे पहले ये टर्मोलॉजी ट्रोपोपॉज। एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, टेम्परेचर लिमिट देखते हैं इसमें। अब जो अपना ट्रोपोस्फियर है ना, लेयर की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग जैसे ही हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई में जाने के साथ साथ ना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो ट्रोपोपॉज है, पता चल गया ना किस किस के बीच में लेयर है, ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोपॉज ना वो पॉइंट है जहाँ पे ये टेम्परेचर क्या होता है, घटना बंद हो जाता है, या बोले कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर, ये इतनी बात समझ में आई। और जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, अपना जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पर टेम्परेचर अगेन स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ट्रोपोपॉज और टेम्परेचर लिमिट देखी हमने। क्लियर। अब आते हैं हम लोग किस पे, अपने इक्वेटर पे, जिसकी बात चल रही है कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉज पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। अब जो इक्वेटर है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो तीव्र संवहन धाराएं होती हैं, कन्वेक्शन करंट, उनके कारण जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, उसकी जो हाइट है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इतना जैसे अप्रॉक्स 16 to 18 किलोमीटर होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, घटता है, पढ़ा हमने अभी। तो इक्वेटर पर जो ट्रोपोपॉज है वो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिरकर क्या होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है -80 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि अब ट्रोपोपॉज क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और हमने पढ़ा कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है,
इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर? एक बार आप और इसको पढ़िएगा फिर से बैक जाके, तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। क्लियर? ये है। अब एक और ऑप्शन दिख रहा है -45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो ये इक्वेटर पे हुआ, तो ये वाला राइट आंसर किस पे होगा? ये ना होगा आपके पोल पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर अगर बोलें कि ट्रोपोपोल का तापमान कितना होता है, तो वो होता है -45 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? पोल्स पर होता है। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड में मैंने सोर्स भी लगाया, आप उसको रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे जो हैं क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारी हार्डली एक ही क्लास बची है जिसमें हमारे सारे क्या है, ज्योग्राफी के PYQs कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपने लेवल पर भी PYQs लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप की स्टडी का लेवल क्या है, क्या कैसे करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको सारे सब्जेक्ट के PYQs प्रोवाइड कराए जाएँ, है ना। तो आप इसके लिए आप हमारे क्या करिए, कोरा कागज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा इंस्टा पेज भी है कोरा कागज़ UPSC, तो उसको भी आप क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोरा कागज़ UPSC। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।